जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो हैं 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो हमारी बुक है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। फिफ्थ एडिशन इसका है, यानी कि जितने भी न्यू क्वेश्चन एसएससी या फिर टीसीएस ने पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस बुक में लिया गया है। और मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ। साइंस का जो है हमारा फिजिक्स का सेगमेंट चला हुआ है, लगभग फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। एक क्लास और जो है हम फिजिक्स की लेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यू पैटर्न पर बेस है और इस न्यू पैटर्न को मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप एक अच्छे तरीके से एक एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को समझ सकें और आगे आने वाले एग्जाम्स जो हैं उनके ऊपर आप अच्छे से फोकस कर सकें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। सेशन हमारा जो है वो 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू बुक का है। देखिएगा हमारी जो है फिजिक्स चली हुई है और फिजिक्स के अंदर हम 9 क्लास ले चुके हैं। आज की हमारी जो है 10th क्लास है, 10वीं क्लास जो है हमारी है फिजिक्स की। फिजिक्स के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 226वां है ये। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि डिफरेंस जो दिया गया है किन्हीं भी दो बॉडी का, मान के चलो टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर का एक T1 मान लिया और दूसरा जो है T2 मान लिया। इसका डिफरेंस जो है वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस दिया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस इन डिग्री फ़ारेनहाइट रेट। तो फ़ारेनहाइट रेट में जो है डिफरेंस क्या होगा। देखिएगा टेम्परेचर जो होता है उसकी यूनिट एसआई यूनिट केल्विन होती है, लेकिन मेनली हम किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में देखते हैं। तो इसलिए इतने ज़्यादा फैक्ट याद ना करने पड़े, इसके लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला है। फार्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट रेट माइनस 32/9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के आधार पर हम जो है किसी भी मतलब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को फ़ारेनहाइट रेट में, फ़ारेनहाइट रेट की केल्विन में, डिग्री सेल्सियस की केल्विन में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये फार्मूला है। मैथमेटिक्स तरीके से आप जो है इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, आप ये मत कर दीजिएगा कि डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है, इसको 30 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, उस टाइम पर आंसर जो है वो आपका 86 आएगा, जो आपका क्वेश्चन को गलत कर देगा। यहाँ पर इसने जो क्वेश्चन दिया है वो दिया गया, इनका डिफरेंस जो है 2 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है वो दिया गया है। तो जब कभी भी डिफरेंस से क्वेश्चन आए ना, जब कभी भी डिफरेंस से क्वेश्चन आए, डिफरेंस से क्वेश्चन आए, तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, 9/5 इनटू में डिफरेंस, इनटू में डिफरेंस। ये फॉर्मूला जो है आपको लगाना है जिस टाइम पर डिफरेंस दे। ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, हालांकि ये फॉर्मूला बना भी यहीं से है, लेकिन इतना मैथमेटिकल जो है टूल हम यूज़ नहीं करेंगे कि इसको दो वैल्यूज़ को निकालें, माइनस करें, फिर इसको निकालें। मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़माना जो है अब, या फिर एसएससी जो है वो टाइम की वैल्यू बहुत रखता है, तो आपको भी टाइम की वैल्यू रखनी है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, 9/5 इनटू में डिफरेंस, ठीक है, निकलेगा वहाँ से। इतना समय भी नहीं है कि मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, और ज़रूरी भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसको डायरेक्ट रख दो, कुछ नहीं बचा। 9/5 करो, क्या करो, 9/5 करो, इनटू में डिफरेंस को कर दो, 30 कर दो, तो आंसर जो है आपका कितना निकल के आ जाएगा, 6, यानी कि 54 जो है इसका राइट आंसर होगा। कमन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आपको इस फॉर्मूले के अंदर इसको नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिफरेंस दिया गया है, और डिफरेंस के लिए मैंने फार्मूला आपको अलग बताया है। हाँ, अगर ये देता कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट रेट में क्या होगा। अगर क्वेश्चन क्या देता कि डिग्री सेल्सियस में 30 है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट रेट में वैल्यू क्या होगी, उस टाइम पर यहाँ पर 30 रख देते आप। 30/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट रेट माइनस 32/9, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते 270 आता, ये इज इक्वल टू 5f माइनस 160 आता। 160 को इसके अंदर जोड़ते तो ये कितना आता, 0.034 आता, ये 5 नीचे आता, और जब इससे कटता ये तो 8 और 6, यानी कि 86 जो है आपका आंसर आता। ये 86 आंसर जब आता जब आपको क्या दिया होता, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी होती और फ़ारेनहाइट में वैल्यू पूछता। तो
लेकिन यहाँ पर आपसे डिफरेंस दिया गया है। तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं 86 करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चंस को गलत कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टीसीएस ने हाल ही में क्वेश्चन, ये फिर आप ये कह सकते हो सीपीओ के अंदर एक जो क्वेश्चन पूछा था, तो उस टाइम पर बहुत से स्टूडेंट जो है 86 आंसर करके आए थे। रीजन ये था कि वो सभी जो है ऐसे क्वेश्चन करते थे, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस जो है क्वेश्चन करते थे। लेकिन टीसीएस ने पैटर्न को चेंज किया और न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया। जैसे ही न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया, स्टूडेंट जो है क्वेश्चन गलत करना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली डैश वाट। हॉर्स पावर क्या है और वाट क्या है? सभी को पता है नॉर्मल पावर जो है, यूनिट ऑफ पावर जो है वो वाट है, यूनिट ऑफ पावर जो है वो वाट है। और अगर मैं बात करूं मशीनी शक्ति की, तो उसकी जो यूनिट है, मशीन पावर की जो यूनिट है, मशीन पावर की जो यूनिट है, पावर यूनिट जो है वो आपकी कौन है? वो आपकी हॉर्स पावर है। तो कितनी होती है एक हॉर्स पावर? यानी कि देखिए, आपने देखा होगा जेसीबी है, ट्रैक्टर है, इनकी जो क्षमता जो होती है, पावर जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वाट में ना मेजर करके हॉर्स पावर में मेजर करते हैं कि इतने एचपी का ट्रैक्टर है, इतने एचपी की जेसीबी है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल ये एचपी है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है ना, वो 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करिएगा। इसका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली इसने पूछा है तो 750 आएगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली पूछा है। कभी भी क्वेश्चन देख के जो है थ्योरी को गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 746 वाट होती है। अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर क्या है? पावर क्या है? पावर जो है वो रेट ऑफ वर्क है, रेट ऑफ वर्क है कि भी आप काम को कितनी देर में करते हो, कितना समय लगाते हो किसी काम को करने में, वो जो है पावर है। पावर जो है वर्क बाई टाइम है, वर्क बाई टाइम है। यानी कि वर्क जो है आपका क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, बाई टाइम है। आप इसकी जो है डायराइव्ड यूनिट भी निकाल सकते हैं, आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना आता है तो, नहीं आता है तो आप डायरेक्ट रट लीजिएगा। वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बाई टाइम जो होता है, टाइम लिख देंगे। फोर्स जो होता है, फोर्स की यूनिट जो होती है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होती है, और ये टाइम एक और है तो टाइम की सेकंड एक और हो जाएगी। इनटू में डी जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मीटर होता है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स क्यूब जो है निकल के आएगा। ये इसकी डायराइव्ड यूनिट आएगी। और डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, पावर का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो m1L2 T-3 जो है डायमेंशनल फार्मूला होता है। अगर निकालना आता है तो दी बेस्ट है, हम आपको निकालना बार बार सिखा रहे हैं। अगर आपको आ रहा है तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप थ्योरी की तरफ जाएं। ठीक है, थ्योरी करें, थ्योरी में जो है ये चीज़ें बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से जो है समझा रखी हैं। तो पावर जो होती है वो वर्क बाई टाइम होती है। पावर की और भी यूनिट होती हैं। पावर की और भी यूनिट कैसे होती हैं? हम पावर को मेनली किलोवाट आवर में भी मेजर करते हैं। तो मेन जो यूनिट है वो यही है कि पावर की यूनिट वाट है, बट इसकी अगर मशीन पावर की बात करूं, ज़्यादा पावर की बात करूं, तो इसको हॉर्स पावर में मेजर करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महो इज यूनिट ऑफ सब्सटेंस। महो जो है किसकी यूनिट है? देखो, आपको महो जो है ओम का उल्टा दिख रहा होगा। महो जो है वो ओम का उल्टा दिख रहा होगा। ओम क्या था? ओम किसकी यूनिट थी? तो ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट थी। ओम जो है आपके रेजिस्टेंस की यूनिट थी। रेजिस्टेंस यूनिट जो है वो ओम थी। सिंबल जो है इसका ये था। ठीक है, ये जो यूनिट थी ये किसकी थी? रेजिस्टेंस की थी। अब महो है, महो का मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस किसके उल्टा होता है? तो रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के उल्टा होता है। कंडक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका भी? आपका रेजिस्टेंस। यानी कि कंडक्टेंस का उल्टा, कंडक्टेंस करना भी, कंडक्टर नहीं कंडक्टेंस करना, चालकता, कंडक्टेंस, चालकता। चालकता की उल्टी होती है रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा जब ही कोई चीज कंडक्टर होगी, यानी कि चालक होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंडक्टर की उल्टी होती है तो रेजिस्टेंस की उल्टी है कौन? कंडक्टेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या जाएगी? रेजिस्टेंस की उल्टी। यानी कि रेजिस्टेंस की उल्टी यानी कि 1/ओहम, या फिर आप इसको लिख सकते हो ओहम इनवर्स, या फिर इसको उल्टा करके लिख सकते हो महो, या फिर इसको सीमेन ने दिया था तो इसकी यूनिट जो है आपकी सीमेंस भी है। ठीक है, सीमेंस भी है। ये 3 यूनिट है भी आपकी किसकी? ये सारी की सारी यूनिट जो है आपकी चालकता की हैं। किसकी हैं? चालकता की हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो आपकी क्या है, ये है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की हो गई, अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी जब हम निकालते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल बाई ए के, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपका आर बराबर होता हो एल बाई ए, ये यहां पर रेजिस्टिविटी है। दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये आर के ऊपर ए चला जाएगा और यहां पर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सॉरी ये इधर आ जाएगा और एल जो है वो नीचे चला जाएगा, लेंथ जो है नीचे चली जाएगी, ठीक है। यहां पर अगर जब मैं सोल्व करूंगा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और आपकी एरिया जो होता है मीटर इंटू में मीटर लंबाई गुणा में चौड़ाई, और लेंथ जो होती है वो मीटर, यानी कि मीटर से मीटर कट गया, यानी कि ओहम मीटर जो है, ओहम मीटर जो है वो यूनिट होगी किसकी भाई, आपकी ये आपकी जो है रेजिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट जो है आपकी ओम मीटर होगी। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, यानी कि जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, या फिर इसको हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसकी यूनिट जो है वो कौन है, वो जो है आपकी सॉरी जो है ओम मीटर है, ठीक है। तो इनको जो है आपको याद रखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इनको करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये यूनिट्स जो है आपको याद रखनी है, किस किस की यूनिट है ये देख लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ये जो है आपकी ये जो यूनिट है ये आपकी किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट है, और जो ये यूनिट है ये आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली डैश जूल्स। तो 1 कैलोरी जो होती है ना, देखिएगा आप सभी, आपकी बॉडी जो होती है वो कैलोरीज से चलती है। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो कैलोरी में होती है। वैसे एनर्जी की यूनिट जो होती है, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, एनर्जी जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा होती है एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम एनर्जी बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो वर्क की होती है, यानी कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। लेकिन जब हम ह्यूमन बॉडी की एनर्जी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी और बॉडी की एनर्जी की बात करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी कंज्यूम करती है किस रूप में, तो वो रूप में होता है कैलोरीज। क्या क्या होती है, कैलोरी होती है। हमारी बॉडी किस में एनर्जी लेती है, कैलोरी में एनर्जी लेती है। हालांकि देखिएगा 2 क्वेश्चन बनते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में बनती है। बॉडी एनर्जी किसे कहते हैं, एटीपी को। एडीपी क्या है, एड्रीनोसिन, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। जब हम भोजन खाते हैं और सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एक रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके 36 एटीपी एनर्जी बनाते हैं, और उन्हीं एटीपी एनर्जी से हम चलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी क्या है, हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपीज है। लेकिन हम जब किसी फूड को खाते हैं तो उसको जो उसमें उस फूड में जो एनर्जी होती है ना, वो कैलोरी की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में एनर्जी होती है, कैलोरी की। देखिएगा शरीर जो है वो एनर्जी को किस फॉर्म में लेता है, तो कैलोरी के फॉर्म में लेता है। शरीर एनर्जी को किस फॉर्म में बनाता है, तो बनाता किस में है, एटीपी की फॉर्म में बनाता है। देखिए लिख देता हूं मैं, किस फॉर्म में बनाता है और लेता है, ठीक है ये। और वैसे एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल है। जैसे कि आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, बकवास बोर्ड, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, हु नहीं है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिससे पूरा विश्व चलता है। कोविड में फेल हो गया था इसलिए मैं इसको बकवास बोर्ड कह रहा हूँ, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कहता है कि डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि किसी एक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है ना 2400 कैलोरी की आवश्यकता है, 2400 कैलोरी की एवरेज लिखा है ये मैंने। इसमें ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसमें जो है शहर के लिए अलग बताई गई है, गाँव के लिए अलग बताई गई है, बच्चे के लिए अलग बताई गई है, जवान के लिए अलग बताई गई है। एंड एवरेज बॉडी को जो है 24 कैलोरी चाहिए। लेकिन ये डेटा बिल्कुल गलत है डब्ल्यूएचओ का। अकॉर्डिंग टू डाइटेटरी, यानी कि डाइट के अनुसार, डाइटेटरी एक बोर्ड है जो डाइट डिजाइन करता है कि किसको कितनी जो है डाइट लेनी है, उसके अकॉर्डिंग जो कैलोरी जो है वो उतनी होनी चाहिए जितनी उसको जरूरत है, जितनी उसको नीड है।
ऐसा नहीं है कि उसको नीड ही नहीं है तो आप 2400 कैलोरी दे रहे हो। ये 2400 कैलोरी का डेटा बिल्कुल गलत है। अब मान के चलो मैं कुछ काम नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता हूँ, कुछ काम ही नहीं करता, तो मेरी बॉडी को केवल 1000 कैलोरी की जरूरत है, 1000 कैलोरी में भी काम चल जाएगा, सिंपल सी बात है। एक मैं पूरे दिन काम करता हूँ, वर्क करता हूँ, रनिंग करता हूँ, बहुत सा काम करता हूँ, तो हो सकता है 2400 कैलोरी में मेरा काम ना चले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर मैं जो है हो सकता है कि मेरे को 4000 कैलोरी की ज़रूरत पड़े। अब एक बात तो भाई, ये 2400 कैलोरी वाला डेटा कैसे ठीक हुआ? ये बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि डाइटरी के अनुसार डाइटरी ये कहती है कि आपकी जो कैलोरी है वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी होनी चाहिए। अब बॉडी को रिक्वायरमेंट है नहीं। अब सिंपल सी बात, एक बाइक का एग्जांपल लो। बाइक है, बाइक में तेल कितना डालोगे आप? जितनी आप चलाओगे। उसको अगर चलाओगे नहीं और उसमें तेल डालोगे तो वो ओवरफ्लो होगी, सिंपल सी बात, उसमें तेल जो है ओवरफ्लो होगा। सेम आपकी बॉडी के पास है। अगर आपकी बॉडी को कैलोरी की जरूरत नहीं है और आप ज्यादा कैलोरी यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे बानिया लोग जो होते हैं, एक ट्रेड है बानिया लोग। बानिया लोग जो होते हैं वो पूरे दिन दुकान पर, शॉप पर या फिर कुछ ना कुछ बैठे रहते हैं वहीं पर। वो ज्यादा नहीं खाते, 2 रोटी खाते हैं मैक्सिमम, फिर भी वो मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 2 रोटी से जो कैलोरी मिलती है वो भी बर्न नहीं कर पाते वो। और एक मजदूर है, वो 2 रोटी नहीं खींच के लेता पूरा, ऐसा बिलान नाप के, ठीक है, मतलब 14 से 15 रोटी खाता है, तो भी वो जो है क्या नहीं है, इतना मोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस कैलोरी को बर्न कर देता है। तो बाइक जैसे चलती है वैसे ही आपकी बॉडी चलती है। तो आपको याद रखना है ये कैलोरी है। तो एक कैलोरी में कितनी जूल एनर्जी है, ये क्वेश्चन पूछा इसने। जो डाइट हम लेते हैं कैलोरी में, उसको जूल में अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या है? तो एक कैलोरी में 4.2 जूल जो है एनर्जी मिलती है। ये मैंने आपको इसलिए इतना समझाया है कि आप हमेशा याद रखोगे कि कैलोरी क्या है, जूल क्या है, क्यों हम जो है इनके बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एक कैलोरी जो होती है, एक कैलोरी जो होती है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। अब देखिएगा वो फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, यूनिवर्सल फार्मूला, डिग्री सेल्सियस बाई फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5। अब ये फार्मूला लगेगा। अब दे क्या रखा है इसने? दे रखा डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, यानी कि ये निकालना क्या है वो, यानी कि उन दोनों को देखो। किन दोनों को देखो? इन दोनों को देखो। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला इधर ले आओ, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 फिर 5। तो 5 से तो 5 कट ही जाएगा, नीचे से नीचे तो चला ही जाएगा। ये 30 है, ये 30 इधर आएगा, ये लो 30 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। इस 30 को ये इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 303 यानी कि 303 जो है आपका केल्विन आ जाएगा। सिंपल, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो 303 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 303 इज द राइट आंसर। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको जो है किसी भी क्वेश्चन को अगर करना है तो एक मतलब ऐसे नहीं है कि रटना है, उसको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स टेम्परेचर? टेम्परेचर जो होता है उसकी यूनिट क्या है? टेम्परेचर का मतलब होता है हीट को मेजर किया हमने कि कितना ठंडा कितना गर्म है। देखिएगा 2 चीज होती हैं, थर्मोडाइनेमिक्स हीट एंड टेम्परेचर से मिलकर बनती है। हीट एंड टेम्परेचर, हम सोचते हैं हीट एंड टेम्परेचर सेम चीज है, नहीं, गलत है। हीट क्या है? किसी भी ठंडे या गर्म का एहसास। मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, उसको मैं कहता हूँ हीट। लेकिन कितनी तेज ठंड लग रही है, कितनी तेज गर्मी लग रही है, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, उसको मैं बोलता हूँ टेम्परेचर। और टेम्परेचर की यूनिट 3 है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री 2 के बीच में लगती है। एक बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो केल्विन है जिसके ऊपर डिग्री नहीं लगती है उसको जो है एसआई यूनिट माना गया है। 7 फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं उनमें से एक यूनिट है कौन भी? आपकी जो है टेम्परेचर की, केल्विन। इट इज एसआई यूनिट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यूज में टेम्परेचर को किसमें मापा जाता है, तो कॉमर्शियल यूज के अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर हम टेम्परेचर को मापते हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया मैंने आपको। ये देखिएगा, केल्विन इज द राइट आंसर। इसका जो है केल्विन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता कॉमर्शियल यूज में सबसे ज्यादा जो है टेम्परेचर की यूनिट किसे माना जाता है, तो आपको जो है डिग्री सेल्सियस करना है। ठीक है, रेडियन जो है आपके प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल जो होता है उसकी जो है यूनिट होती है
आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, जिसको हम रेडियन कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। तो ये जो है आपका 231वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। आइडेंटिफाई एन एप्लीकेशन इन विच सोलर सेल्स आर नॉट यूज। सोलर सेल क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो सोलर सेल से चलते हैं, सोलर एनर्जी से चलते हैं और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सोलर एनर्जी से जो चलने वाली चीजें, देखिएगा रेडियो, रेडियो को आप सोलर एनर्जी से चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। स्पेस प्रोब्स जितने भी स्पेस में शोध यान जाते हो तो सारे के सारे सोलर से ही चलते हैं, सोलर एनर्जी से ही चलेंगे। एक बात याद रखिएगा, वहां पर कोई जो है पेट्रोल डालने नहीं जाएगा, वहां पर सोलर एनर्जी ही होगी, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लिफ्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट जितनी भी जाती हैं वो सारी सोलर एनर्जी से ही चलती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वहां पर कोई पेट्रोल डालने नहीं जाएगा। ठीक है, वो केवल सोलर एनर्जी से ही चलेंगी, इसको याद रखिएगा। तो आपके ग्रह हैं, आपके स्पेस हैं, सैटेलाइट हैं, स्पेस हैं और रेडियो हैं, ये आपके सोलर एनर्जी से चलते हैं। बट इधर लिफ्ट सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम एक पावरफुल एनर्जी चाहिए इनको, तो ये जो है आपकी सोलर एनर्जी से नहीं चलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, लिफ्ट सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एयर डैश ऑन हीटिंग एंड डैश ऑन कूलिंग। हवा गर्म करने पर क्या होगी, गर्म करने पर खुल जाएगी हवा, ठंडा करने पर बंद हो जाएगी। तो सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन तो में भी हो ही नहीं सकता भाई। सिंपल सी बात है, जब हम हवा को हीट देंगे, गर्म करेंगे तो एक्सपेंड्स करेगी, खुलेगी। जब हम हवा को कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, सिंपल सी बात है। तो एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो देख ली ना, कॉन्ट्रैक्ट्स ये रहा, एक्सपेंड्स ये रहा, ए ही ऑप्शन है इसका, आगे जाना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है। तो जब हम एयर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो एक्सपेंड्स होगी यानी कि खुलेगी, और जब हम उसको कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स होगी यानी कि बंद होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश स्टेट्स दैट द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों का प्रसार जो है, प्रसार का मतलब डिफ्यूजन, फैलना की दर उनके घनत्व के जो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, जो डेंसिटी के वर्गमूल, डेंसिटी डी का वर्गमूल जो है, वर्गमूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 बाई डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है गैसों का डिफ्यूजन। ये रूल किसने दिया है, ये रूल, चलो मेरे को नहीं आता, इस क्वेश्चन को नहीं आता, मैं मान के चल लेता हूँ ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्योंकि एक हटके क्वेश्चन है। ऑप्शंस तो नेगलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, ग्राम स्काला नहीं पता, ग्राम स्काला, टिंडल लॉ, टिंडल इफेक्ट हम जानते हैं, लाइट से रिलेशन इसका, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर तो एयर के बारे में बात की है, यहाँ पर पास्कल प्रेशर से रिलेटेड है, ये प्रेशर से रिलेटेड है। केपलर ग्रहों की गति के बारे में बताता है, प्लेनेट मोशन के बारे में बताता है, प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताता है, तो ये भी ठीक है। तो ये 3 देखो नेगलेक्ट हुए या नहीं हुए। अरे भाई मैं फिर कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको सभी लॉ आते हों, लेकिन ये चीज जरूर मिलेगी, एग्जामिनर ये चीज हिंट जरूर देगा आपको कि 3 ऑप्शन आपको आते मिलेंगे कि भी ये तो वहां था, ये वहां था, ये वहां था, बच गया कौन, ग्राम साहब बच गए, और ग्राम साहब को आप आंसर ठोक सकते हो इजिली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ग्राम होगा। कौन होगा भी, ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ईयर डिड एल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्ट ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर। एल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यू स्टेट ऑफ मैटर बनाई थी। बोस आइंस्टीन का अंदर सेट नाम उसका रखा था। हमारे भारत के वैज्ञानिक है जिनका नाम है सत्येंद्रनाथ बोस, उनके साथ मिलकर एक स्टेट बनाई थी जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। इसमें पाएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC के नाम से जाना जाता है। इसको 5th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, 5th स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं, स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं। पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है वो कौन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है BEC जो है वो किसके ऊपर बेस्ड थी, क्वांटम फॉर्मूलेशन के ऊपर बेस्ड थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्वांटम फॉर्मूलेशन का मतलब क्वांटम जो है वो आपके जो मैटर और लाइट के बिहेवियर को बताता है। तो क्वांटम फॉर्मूलेशन के
ऊपर बेस थी, तो आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा बीईसी के बारे में। एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन है, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बीईसी है। दूसरा किस किसने दी है, तो बोस और आइंस्टीन ने, दोनों ने मिलकर दी। बोस एक हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और आइंस्टीन जो है आप जानते ही होंगे रिलेटिविटी थ्योरी से बहुत ही ज्यादा प्रचलित साइंटिस्ट हैं। और तीसरा क्वेश्चन बीईसी जो है वो किसके ऊपर बेस है, तो बीईसी जो है क्वांटम फॉर्मुलेशन के ऊपर बेस है, क्वांटम फॉर्मुलेशन के ऊपर बेस है। और चौथा क्वेश्चन जो है आपका, ये कब दी गई, तो ये जो है आपकी 1924 में दी गई, 1924 के अंदर जो है ये दी गई। तो ये जो है आपका क्वेश्चन था बीईसी के बारे में। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, मैं यहीं पर बता देता हूं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है आपकी प्लाज्मा है। प्लाज्मा कैसी स्टेट है, सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट है, सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इसको हम बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है हम इसको बोलते हैं। विलियम क्रूक्स ने इसकी डिस्कवरी की थी, विलियम क्रूक्स नाम के व्यक्ति जो थे, इन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी भी, जो है आपकी प्लाज्मा की। और 3 स्टेट आप जानते होंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेज, ठीक है। ये 3 स्टेज आप जानते होंगे। हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके बारे में ये नहीं पता पहले कौन आई थी, ये तीनों स्टेट एक साथ जो है डिस्कवर हुई थी। तो 3 मेन स्टेट जो है सॉलिड लिक्विड गैस है, उसके बाद फोर्थ प्लाज्मा, और फिफ्थ जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द नेबुलर हाइपोथेसिस हाउ डज द गैलेक्सी फॉर्म। तो भाई नेबुलर नाम के कण हैं, वो हाइड्रोजन के साथ मिले हैं, जिसकी वजह से जो है नेबुलर हाइपोथेसिस हुआ है, और उससे ही ब्रह्मांड बना है, ठीक है। तो आपका नेबुलर देखिएगा कहाँ पर है और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर है, तो 2 ऑप्शन आप अगर क्वेश्चन को ही अच्छे से देखोगे ना तो भी इसका आंसर मिल जाएगा। बाय द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, नहीं भी ऐसा नहीं है। बाय द अकुमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड इज कॉल्ड नेबुला, बिल्कुल ठीक है भाई। जब हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद एक बड़ा लार्ज क्लाउड बनाते हैं, बादल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। और यही नेबुला हाइपोथेसिस है जिससे गैलेक्सी बनी है। हमारी जो गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगाएं हैं, वो सारी की सारी किससे बनी है, इसी से बनी है। तो नेबुला से बनी है हमारी गैलेक्सियां। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गैलेक्सी किन से बनी है, नेबुला, और नेबुला किन से बने हैं, हाइड्रोजन गैस से। 3 क्वेश्चन, गैलेक्सी किससे बनी है, नेबुला से, नेबुला किससे बनी है, हाइड्रोजन गैस से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर में जो मॉइस्चर जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर का मतलब नमी, नमी का मतलब वाटर वेपर। तो नमी, हवा में नमी होना क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। हवा में नमी होना क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है, हवा में 60% मॉइस्चर जो है होने जरूरी है, 60% ह्यूमिडिटी होनी जरूरी है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के बारे में मैं बहुत सी चीजें बता चुका हूँ। इसकी यूनिट, इसको जो है हम हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर से जो है हम इसको मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब वाटर वेपर या मॉइस्चर की वैल्यू कितनी हो जाए, 100% हो जाए, तो उसको जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। 100% मॉइस्चर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, जब हम ह्यूमिडिटी के अमाउंट को मेजर करते हैं उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। हाउ मेनी अमाउंट इज प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है आपका ह्यूमिडिटी था। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द स्टार्टिंग वोल्टेज ऑफ एन AA बैटरी यूज्ड फॉर होम गैजेट्स सच एज रिमोट कंट्रोल स्मॉल टॉयज एंड वायरलेस किचन अप्लाइज। छोटे जितने भी हम खिलौने लेके आते हैं ना, उनमें जो बैटरी यूज की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है। तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब तरीका नहीं है कि मैं इसको करवाऊं। तो 1.5 वोल्ट की जो है ये होती है, 1.5 वोल्ट की होती है इसकी वोल्टेज, किसी भी छोटी गाड़ी की बैटरी की वोल्टेज, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, नोमोन क्या है, नोमोन किसका हिस्सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिएगा ऑप्शंस को नेगलेक्ट करते हैं, ऑप्शंस नेगलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। सोलर क्लॉक जो होती हैं उनका एक हिस्सा है आपका कौन भी, नोमोन। तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा कि नोमोन किसका हिस्सा है। तो नोमोन जो है आपका सोलर
क्लॉक्स का हिस्सा है, जो आपकी सूर्य से चलने वाली जो घड़ियां हैं उनका हिस्सा है आपका कौन भी, नोमोन। नेक्स्ट पर चलते हैं। डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड्स द इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन। जब टेम्परेचर घटेगा, सॉरी जब ह्यूमिडिटी घटेगी, देखिएगा आप एक बात याद रखिएगा, इवोपोरेशन कब बढ़ता है, इवोपोरेशन कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा या इवोपोरेशन बढ़ेगा तो उस टाइम पर एक चीज घटेगी जिसका नाम है ह्यूमिडिटी। क्योंकि भाई एक बात बताओ, ह्यूमिडिटी है वाटर वेपर एयर में, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो वो वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, भग जाएंगे, हट जाएंगे वो वहां से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से यार जो आपके मॉइस्चर है वो क्या, नमी जो हो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इवोपोरेशन और टेम्परेचर बढ़ने पर क्या घटेगी, आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, घटेगी, सॉरी क्या घटेगी, ह्यूमिडिटी। आप ये मान सकते हो टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ह्यूमिडिटी घटेगी, टेम्परेचर को घटाओगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर को बढ़ाओ ह्यूमिडिटी घटेगी, टेम्परेचर को घटाओ ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है किसके बारे में, आपकी ह्यूमिडिटी के बारे में, ठीक है। तो 240 का क्वेश्चन का आंसर जो है वो ह्यूमिडिटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ पर्सन। हमारी आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लेते हैं, नहीं पता है तो। मैकमीटर क्या है, मैकमीटर तो हम जानते हैं कि जो तेज विमान है, हवाई जहाज हैं, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक मीटर यूज करते हैं। मैक नंबर सुना होगा, मैक नंबर सुना होगा, किसी भी एयर की स्पीड बाई साउंड की स्पीड ऐसे करके जो है मैक नंबर बनता है। तो ये स्पीड को मेजर करता है, एयर प्लेन स्पीड को मेजर करता है, एयरप्लेन स्पीड को मेजर करता है। ओडोमीटर नॉर्मल व्हीकल जो होते हैं उनकी स्पीड को मेजर करता है। विस्कोमीटर विस्कोसिटी को मेजर करता है, किसको, विस्कोसिटी को मेजर करता है, गाढ़ापन, किसी भी लिक्विड के गाढ़ेपन को मेजर करता है। लेकिन आंखों के अंदर प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम टोनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टोनोमीटर बोलते हैं। अगर आपको ये आ रहा था तो दी बेस्ट है, अगर आपने पहली बार ये क्वेश्चन सुना है तो आप याद रखिएगा व्हाट इज टोनोमीटर। तो आंखों के अंदर देखिएगा, आंखों के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो होता है ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर को मेजर करने के लिए, आंखों के अंदर जो प्रेशर जो होता है लिक्विड का, उसको मेजर करने के लिए हम जो है टोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच एवरीडे मॉर्निंग रिचुअल इज पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। सुबह की कौन सी घटना जो है क्वांटम मैकेनिज्म से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में याद रखना है, व्हाट इज क्वांटम थ्योरी एंड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिज्म। क्वांटम मैकेनिज्म किसके बारे में बताता है, क्वांटम मैकेनिज्म जो है मैटर एंड लाइट के बिहेवियर के बारे में बताता है, लाइट बिहेवियर के बारे में बताता है कौन भी, आपका क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी जिसको हम बोलते हैं क्वांटा, ठीक है। तो आपका जो मैटर और लाइट के बिहेवियर, अब देखो यहाँ पर मैटर का बिहेवियर कौन बता रहा है, ब्रशिंग टूथ, हम ब्रश कर रहे हैं तो ये मैटर का बिहेवियर है, नहीं भी। मेकिंग टी, चाय बना रहे हैं हम खुद। रिंगिंग एन अलार्म क्लॉक, अब ये खुद बज रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ये बिहेवियर है मैटर का, ये मैटर का बिहेवियर है, ये अपने आप हो रहा है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, इट इज क्वांटम मैकेनिक्स। रीडिंग न्यूज़पेपर, ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्वांटम मैकेनिज्म कहाँ से आएगा, ये तो हमारा बिहेवियर है। ब्रश करना हमारा बिहेवियर है, चाय बनाना हमारा बिहेवियर है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जहां हम मैटर एंड लाइट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट यूज्ड इन वॉचेस। वॉच के अंदर जो है कौन से सेल यूज नहीं किए जाते हैं। देखिएगा, सिल्वर ऑक्साइड सेल का प्रयोग किया जाता है, मरकरी सेल, लेड एसिड सेल नहीं। इलेक्ट्रिक बैटरी जो होती है ना, आपके व्हीकल की बैटरी जो होती है, उनके अंदर जो है आपकी लेड एसिड सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लेड एसिड सेल इज द राइट आंसर। तो आपकी जो घड़ियां होती हैं, जो वॉचेज होती हैं, उनके अंदर जो है लेड एसिड सेल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। इसने नोट पूछा है तो याद रखिएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करता क्या है। यह जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को मेजर करता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मेजर करने का काम जो है, मेजर करने का काम जो है कौन करता है, तो आपकी मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, in the Millikan oil drop experiment the oil drop is subjected to such forces whose nature does not fall under the category of। तो कौन सा जो है इसके अधीन काम नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मेजर, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल काम करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ग्रेविटेशनल भी बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, उसके बाद विस्कस 2 बच गया और 1 बच गया आपके मैग्नेटोस्टैटिक। देखिएगा स्थिर चुंबकता, तो अगर कोई चीज स्थिर है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी भी टाइप का मोमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये भी, इसमें भी आपका जो है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट काम करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लेकिन आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है, आपका स्थिर चुंबकीय जो है, इसमें आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिएगा, पहली बात तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं वो बता देता हूं मैं। फॉसिल फ्यूल वे होते हैं जो बहुत साल पहले पृथ्वी के नीचे जो चीजें दब गई थी, जो जीवाश्म मतलब प्लांट या कोई भी एनिमल नीचे दब गए थे और दबने की वजह से कोई ईंधन बना है, कोई फ्यूल बना है, पेट्रोल बना है, डीजल बना है, कोयला बना है, कितनी भी चीजें हैं जो अर्थ के नीचे दबी हुई हैं, उनको हम बोलते हैं जीवाश्म फ्यूल। ठीक है, फ्यूल बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल का मतलब जो जीव अंश प्लांट या फिर एनिमल धरती के अंदर दब गए थे, उनसे जो ईंधन बना है उसको हम जीवाश्म बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जीवाश्म कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन इसने पूछा है, नोट पूछा है इसने। बायोमास, बायोमास क्या होता है सुनो, बायोमास क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं बायोमास। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर रह रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। अब एक बात बताओ भाई, मैं भी धरती पे रहता हूँ, क्या मैं फॉसिल फ्यूल हूँ? मैं फॉसिल फ्यूल हूँ क्या? नहीं हूँ। तो आंसर तो यही है। अरे भाई आंसर तो यही है, आंसर तो आ गया भाई, आंसर तो आ गया। अगर मैं धरती पे रह रहा होता तो सॉरी धरती के नीचे होता, फ्यूल के रूप में काम होता, तो मैं हो सकता था यहाँ पर। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्फाल्ट, बिटुमिन, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे आपके फॉसिल फ्यूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सी सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रखते हैं, एंड देयर सोर्सेज और सोर्स रखते हैं। द चार्ज एंड करंट डेंसिटीज आर नोन एज डैश इक्वेशंस। तो उनको हम किस इक्वेशन से जानते हैं? आइंस्टीन की इक्वेशन तो E इक्वल टू MC स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है आपका नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड रखता है, नहीं इलेक्ट्रिक रखता है। न्यूटन भी आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से संबंधित नहीं है। बोर जो हैं वो बोर लॉ यानी कि एटम से रिलेशन है, आपके एक बचते हैं मैक्सवेल्स, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि ये सेट ऑफ इक्वेशंस जिसमें हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं, तो उसके बारे में बताने का काम जो इक्वेशन करती है वो कौन सी होती है? मैक्सवेल इक्वेशन होती है। एज ए फैक्ट याद रखना है, ज्यादा कुछ इसमें जो है आपको नहीं लगाना है दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज अवार्डेड ए नोबेल प्राइज फॉर हिज सर्विसेज द theoretical physics and especially for his discovery of the law of photoelectric effect। मेन चीज यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया? तो भाई इसका तो मे भी पता होगा, नहीं पता तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने एक तो रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी और एक फोटो इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट दिया था। तो यहाँ पर आइंस्टीन जो है इन्होंने क्या क्या दिया है? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है, और दूसरी जो है आपकी कौन सी? रिलेटिविटी की थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, रिलेटिविटी थ्योरी दी है। ठीक है भी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। टेस्ला इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित है, एडिसन
थॉमस एडिसन और जो रदरफोर्ड का आपको पता ही होगा, रदरफोर्ड जो है आपकी न्यूक्लियस से, एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और एडिसन ने बल्ब की डिस्कवरी की थी, तो ये याद रखिएगा। तो ए इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर मोस्ट अबंडेंट इन आवर यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि सर जी इसका आंसर क्या करें, नाइट्रोजन करें, ऑक्सीजन करें, हाइड्रोजन करें, क्या करें। अब देखो बहुत से स्टूडेंट नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे कि नाइट्रोजन जो है हमने पढ़ा था कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ये पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। ये क्वेश्चन मैं सारे करवाऊंगा। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एटमॉस्फेयर से, यहाँ से यूनिवर्स में पूछा है, अबेंडेंट इन ओवर, इसको मैं काट देता हूं, इसकी जगह पे 2-3 चीजें लिखता हूं। इन एटमॉस्फेयर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में कौन सा ज्यादा होता है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 21%, तीसरे नंबर पर आर्गन 0.94%, 93%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। ये 4 गैस जो है आपको याद रखनी है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आर्गन जो है एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे अधिक यानी कि अबेंडेंट इनर्ट गैस है, वो नॉर्मल गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरा आ जाओ ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में यहां पर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ह्यूमन बॉडी में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सा एलिमेंट कहे, कौन सा एलिमेंट कहे, तो आपको आंसर करना है एलिमेंट में। एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो आपको आंसर करना है कैल्शियम, क्योंकि हमारी बॉडी में बोन सबसे ज्यादा पाई जाती हैं और बोन से ही मिलकर बना होता है हमारा शरीर। अगर गैस पूछे गैस सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो आपको आंसर करना है ऑक्सीजन। तो आंसर क्या करना है, ऑक्सीजन। तीसरी टाइप आ जाओ भाई, क्वेश्चन पूछेगा अर्थ क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट से, भू पर पट्टी पर, धरती में जहां पर आप रहते हो इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है। देखो अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपको आंसर करना ऑक्सीजन 46%, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। बट ये क्वेश्चन पूछता है जब ऑक्सीजन को ऑप्शन में नहीं देता, तो उस टाइम पर आंसर मिलेगा आपको एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन पाया जाता है, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा जो है अर्थ में पाई जाने वाली अर्थ में पाई जाने वाली मेटल है। अगर एल्यूमिनियम भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में मिलेगा सिलिकॉन। भूप्रपट्टी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक जो सेमीकंडक्टर मेटल है, सेमीकंडक्टर जो है आपकी वो कौन है, या फिर मेटलॉइड जो है वो आपकी सिलिकॉन है। तो ये देखो आपको कितने कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, तो इनको मैंने एक ही जगह पर आपको करवा दिया है। तो इसका राइट आंसर, ब्रह्मांड में यूनिवर्स में अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे तो हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, सन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फेनोमेना इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी विच इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स of slightly different frequencies when the light source is placed in magnetic field। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई लाइट सोर्स रखा जाता है, तो उस टाइम पर जो है आपकी लाइट जो है स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर जो स्प्लिट हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मे बी इसको हम कर चुके हैं। इस इफेक्ट को हम जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। ये तीनों इफेक्ट मैं बता चुका हूँ आपको। 3 इफेक्ट सबसे ज्यादा आते हैं, टिंडल इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट और रमन इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में लाइट बिना किसी कलर में डिवाइड होगी। दूसरा रमन इफेक्ट में, सीवी रमन जो हमारे भारत के थे, रमन इफेक्ट में लाइट स्कैटर होके एक कलर बनाएगी। तीसरा जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट में लाइट जो है स्प्लिट होगी, लेकिन जब स्प्लिट होगी जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। तो ये थे आज के आपके जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं। 249 एक क्वेश्चन और नहीं है क्या, नहीं अभी। तो ये थे हमने मिसलेनियस क्वेश्चन हमने किए हैं, ये लास्ट में सारे के सारे। फिजिक्स का पूरा सेगमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो हम उनको भी जो है अगली क्लास के अंदर लेके आ जाएंगे, नहीं तो फिर हम फिजिक्स के बाद किसको करेंगे, केमिस्ट्री को करेंगे। ठीक है भाई, तो आई होप ये चीज़ें जो हाँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे, इंटरेस्ट से जो है ये चीज़ें कर रहे होंगे।
तो आज के लिए इतना ही। चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।